सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सुनिएगा, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? राहत इंदौरी साहब तो नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन उनके शब्द, उनकी सोच बिल्कुल हमारे साथ है और उनकी चेतावनी के चुनाव से पहले तनाव का आना जरूरी है। लेकिन सरहद पर तनाव, सियाचिन में जवान, पाकिस्तान का हमला, ये जुमले अब बहुत पुराने हो चुके हैं। जब से चाइना हमारे बॉर्डर पर, हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठी है, तब से बॉर्डर की बातें कुछ कम सी हो गई हैं। लेकिन चुनाव तो आ रहा है, तो तनाव तो चाहिए, डर का माहौल बनाना तो जरूरी ही है। इसीलिए एंटर होता है तनाव नंबर 1, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, और तनाव नंबर 2 पॉइंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों, आर्टिकल 370 और राम मंदिर के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को माना जा रहा है बीजेपी का तीसरा बड़ा मास्टर स्ट्रोक। और आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान यानी हमारे देश में इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। तो इंफॉर्मेशन चैनल के जरिए आज हम इस एपिसोड में यही हम डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और इससे हिंदुस्तान का कितना भला होगा। और डीपीएसपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा और भी जो चीजें हैं उन सब का क्या। इससे पहले कि हम आपके ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दबाओ, चैनल का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग समझते हैं कि यह मामला कितना पेचीदा है। हमने भी समझने की कोशिश की। व्हाट्सएप रिसोर्स यूनिवर्सिटी से हम भी आगे गए, हमने रिसोर्स मटेरियल पढ़ा, हमने एक्सपर्ट्स की बातें सुनी और फिर अपनी इस पर ठोस राय बनाई। तो बीजेपी के 3 बड़े मुद्दे हैं। मंदिर डन, 370 डन, तो जाहिर सी बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड नेक्स्ट है, तो डन ही मान लो इसे भी। लेकिन फिर देर किस बात की है? प्रॉब्लम यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला धार्मिक और फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन की वजह से हमेशा सेंसिटिव रहा है। इसीलिए हर सरकार इस मामले पर फूंक फूंक के चलती है। भारत में यूसीसी मौजूद है, लेकिन कौन सा यूसीसी? यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड। माने कि आप किसी भी धर्म के हो, अगर आपने चोरी की, किसी का मर्डर किया, कोई क्राइम किया, किसी के साथ बदसलूकी से पेश आए, तो इसके लिए यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड के आधार पर आपको सजा दी जाएगी। लेकिन जहां बात आती है पर्सनल लॉज की, तो वहां मामला थोड़ा खराब हो जाता है। जब मामला पर्सनल होता है, रिलीजियस होता है, तो रिलीजियस प्रैक्टिस किताबें क्या कहती है, परंपराएं क्या कहती है, उसे भी ध्यान में रखा गया है। हिंदूज में पर्सनल लॉ का इस्तेमाल होता है इनहेरिटेंस में, शादी में, एडॉप्शन में, एक लड़का अपने बाप का कर्ज उतारे या नहीं, प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे हो, डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस कैसे हो, चैरिटेबल डोनेशंस, और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि टैक्स टूल किट बन गया है, जिससे देश के खजाने को हजारों, लाखों, करोड़ों का नुकसान होता है। यह सब आता है इस मामले में। इस्लाम में भी पर्सनल लॉ का इस्तेमाल इन्हीं मुद्दों पे किया जाता है, जैसे कि शादी में, दहेज में, डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस वगैरह वगैरह में। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, तब अंबेडकर जी का एक सपना तो जरूर पूरा हो जाएगा। वुमेन, रिलीजियस माइनॉरिटीज और पिछड़े लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगा। लॉ प्रोसेस और भी आसान हो जाएगा। जहां आज हिंदू कोड बिल, शरीयत लॉ को समझने की जरूरत पड़ती है, वहीं कल शादी, एडॉप्शन में एक लीगल समानता आ जाएगी। एक ही सिविल लॉ होगा, पूरे देश में लागू होगा, तो इसमें कोई दोहराई नहीं कि हमें ये यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। इसमें पूरा सेंस बनता है। आसान भाषा में कहें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक विधान। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था
कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं हो सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी भी है। उसमें आर्टिकल 44 कहता है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि देश भर में देश के नागरिकों को एक समान कानून मिले। इस कानून की मांग सबसे ज्यादा कर रहे हैं इस वक्त के राइट विंग वाले लोग। अब मुझ जैसे लोग उसे यह समझते हैं कि इससे देश में एकता का नारा लगेगा, नेशनलिज्म बढ़ेगा। अब इनको कौन समझाए कि भाई बांटने और धर्म की राजनीति छोड़ दो तो एकता का संचार ऐसे ही देश में बटेगा। अब सुनिए मजे की कहानी। देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 भी है जो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का राइट देती है, माने कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस हिज और हर ऑन रिलीजन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तब इस बात पर बहुत बहस हुई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में डाला जाए या नहीं। इस पर वोटिंग हुई। फिर फंडामेंटल राइट्स के सब कमेटी जिसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसमें 5-4 की मेजॉरिटी से यह डिसाइड हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फंडामेंटल राइट्स से बाहर रखा जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के थोड़ा सा नीचे रखा है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता। और जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, बात भी साफ थी कि पूरे भारत में एक सिविल रूल लगाना इतना भी आसान नहीं होगा। इसीलिए पर्सनल लॉज बनाने का जो हक है वो सिर्फ पार्लियामेंट को ही नहीं दिया गया, बल्कि इसे कंकरेंट लिस्ट में रखा गया। आसान भाषा में बोले तो इसमें अलग अलग स्टेट्स भी अपना लॉज बना सकते हैं। हक सिर्फ पार्लियामेंट के पास नहीं है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में नेहरू की गलती भी है, क्योंकि हिंदू पर्सनल लॉ का मॉडर्नाइजेशन हुआ, लेकिन दूसरे रिलीजन के पर्सनल लॉज को मॉडर्नाइजेशन करने में नेहरू कहीं चूक गए। अब आप बोल सकते हो कि जानबूझ के किया गया या वो यहां पे चूक गए, लेकिन यहां नेहरू की गलती है। दूसरी पार्टीज भी माइनॉरिटीज को अपना वोट बैंक समझती रही, लेकिन उनकी पर्सनल लॉज को मॉडर्नाइज करने के लिए उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। नतीजा आज है। इसीलिए बहुत सारे लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं। जब बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करते हैं, क्योंकि दूसरी पार्टीज ने इसमें कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी हाल ही में लॉ कमीशन ने साफ साफ बात सामने रखी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रैक्टिकल नहीं है हमारे देश के लिए, और आज की डेट में इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है कि सब लोगों को एक ही लॉ में ठूसना सही नहीं होगा। तो अगर लॉ ने यूनिफॉर्म सिविल काउंसिल को खारिज कर दिया है और कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है, तो आज इस पे डिबेट क्यों हो रहा है, पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? यही तो मजे की बात है। तो सुनिए जरा, सवाल यह नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल काउंसिल की जरूरत है या नहीं है। सवाल यह है कि आज की डेट में हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं हैं। 7 जुलाई 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा, मॉडर्न इंडियन सोसाइटी हैज ग्रेजुअली बिकम होमोजेनियस। ट्रेडिशनल शक्ल्स ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड सोसाइटी आर ग्रेजुअली डिसअपीयरिंग। देयरफॉर यूनिफॉर्म सिविल काउंसिल ओनली देयर शुड बी नो होप। लेकिन कुछ लोगों का तब भी मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाकर सब कुछ बदल जाएगा, अब समाज ही बदल जाएगा। ऐसा है क्या? तो द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, जो कि 1856 को ही ले लो, 1856 में वो लागू हुआ था। आज भी मैं ऐसे हजार सैकड़ों उदाहरण आपको दूंगा जहां 7 फेरे लेने के बाद अगर पति की डेथ हो जाए तो लड़की दोबारा शादी तक नहीं कर पाती है। कौन सी समानता की बात हो रही है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
ये लॉ लाने की जरूरत है, इस बात पर हम अटल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस बात पर फोकस करने की जरूरत है। 1985 के शाह बानो केस की बात कर लीजिए। वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर्टिकल 44 के अंतर्गत जो यूनिफॉर्म सिविल कौंसिल लाने की बात कही गई है वो महज कोरी आशना बनकर नहीं रहनी चाहिए। वी एग्री विद इट, लेकिन चिंता का विषय है कि यूनिफॉर्म सिविल कौंसिल पर जो पॉलिटिक्स जो खेली जा रही है इससे देश खतरे में आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कौंसिल अगर सही मायने में आप लाते हो, पेश करते हो तो सबसे ज्यादा भला होगा औरतों का। सारे पर्सनल लॉज को टटोलो, औरतों का दर्जा कम या ना के बराबर होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक एक आदमी 4 शादियां कर सकता है, लेकिन औरतें नहीं कर सकती। क्यों? अगर ऐसा ही है तो दोनों साइड की परमिशन होनी चाहिए। तमाम सुधारों और मॉडर्नाइजेशन के बाद भी हिंदू कानून में औरत को शादी के बाद पति के परिवार का हक दिया गया है। कोई हिंदू विधवा अगर बिना उत्तराधिकारी गुजर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके फैमिली को मिल जाती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून से ये सब तलाक, शादी जैसे पेचीदा मामले और आसान हो जाएंगे, सुलझ जाएंगे, क्योंकि अलग अलग कानून से मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून की जरूरत है। और इस वक्त देश में गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां यूनिफॉर्म सिविल काउंसिल जैसा कोई कानून लागू हुआ है। यह पोर्चुगीज सिविल कोड 1867 पर आधारित है, लेकिन गोवा का कानून जेंडर इक्वालिटी नहीं रखता है। यही कानून हिंदू पुरुषों को 2-2 शादियां करने की अनुमति देता है। जैसा कि अगर औरत 25 साल की उम्र तक बच्चा और 30 साल की उम्र तक बेटा नहीं दे पाती तो मर्द तब दूसरी शादी कर सकता है। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब है, यानी कि हालांकि काफी अजीब है, और ये इसी मुल्क में एक स्टेट का कानून है। बेटा पैदा करने के लिए दूसरी शादी अलाउड है, वो भी लीगल, और इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम भी मिला हुआ है गोवा में। अब देखिए मास्टर स्ट्रोक हमेशा देश में झटके से ही लाया जाता है। लोगों को भी यही पसंद है और आर्टिकल 370 इसकी बेस्ट एग्जांपल है। वैसे ही अगर आपको सच में पीसफुली और प्रोग्रेसिवली यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है तो आपको धीरे से काम लेना होगा। सारे मुद्दों को, सारी पार्टीज को, सारी कम्युनिटीज को, जुडिशरी को साथ में मिलकर काम करना होगा। याद रखो कि ना सिर्फ माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉ की बात हो रही है, यहां हिंदू पर्सनल लॉ भी बदलेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है उसको भी हटाना पड़ेगा, जिससे हजारों करोड़ों का नुकसान होता है गवर्नमेंट ट्रेजरी को। दुनिया के भी अलग अलग देश ले लो, यूके ले लो, यूएसए ले लो, पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, नेपाल ले लो, यहां अलग अलग फैमिली लॉज नहीं है। कुछ देशों में अगर ये लॉज हैं तो क्रिमिनल लॉज से बहुत अलग हैं। तो यह सवाल उठता है ऐसे में कि जब अभी हिंदुस्तान में, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, पॉवर्टी रेट, पॉपुलेशन इंक्रीज, इकोनॉमिक कंडीशन जब सब ठप पड़े हैं, तो तब इस सारी सिचुएशन के बीच में मुद्दा सबसे ज्यादा जरूरी है क्या? मुद्दा लाने की, बात करने की। तो ये हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूरी बताइए। तो कैसा लगा हमारा ये एपिसोड? काफी इन डेप्थ था, कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, काफी कॉम्प्लिकेटेड एपिसोड है। इसको जरूर लाइक करें और शेयर करें।